क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 25 फरवरी का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। आपके यूपीएससी और यूपीएससी के ईपीएफओ एग्जामिनेशन सहित बाकी जो स्टेट पीसी एग्जामिनेशन उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर कुछ हमारे जो काफ़ी सारे जो टॉपिक्स आज हमने लिए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए। एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है समझेंगे। सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन में संशोधन हुआ है, क्या है जानेंगे। केरला सरकार द्वारा अमेरिकी फर्म के साथ समझौता रद्द, ठीक, अमेरिकी फर्म के साथ, ठीक है। आईआईटी परिषद यानी कि आईआईटी काउंसिल ने क्या सिफारिशें करी हैं। नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी क्या है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, ठीक, लीवर में डिजीजेज होती हैं फैट वाली अल्कोहल की वजह से, लेकिन नॉन वाली क्या है, मतलब दारू नहीं भी पी रहे हैं तब भी कैसे हो जा रहा है, क्या हो रहा है समझेंगे। पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के लिए आपका कोष की योजना, ठीक, इसको जो है सफूर्ती भी बोलते हैं। अगर आप लोग को वैसे ना समझ में आ रहा हो तो अब समझ में आ गया होगा, ठीक। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ के लिए, पारंपरिक जो है उद्यमों के लिए है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए एक जेंटल रिमाइंडर है कि ईपीएफओ 2020 और यूपीएससी 2021 का कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, ठीक। इसमें आप लोग को टेस्ट सीरीज मिल जाती है, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, वीकली टेस्ट और एमसीक्यूज कई सारे प्रैक्टिस करने के लिए स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा, और कुछ नहीं इसके अलावा चाहिए आपको। सारा का सारा पीडीएफ फॉर्मेट में मिलती है और डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप है जिसमें कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज होती है। सारा गाइडेंस आपको लोग दिया जाता है 1-to-1। अगर आप लोग एडमिशन लेना तो 8564880530 9696066089 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से संबंधित। ज़्यादातर देखो ये इंसेफेलाइटिस वाली चीज़ें जो होती हैं वो चिल्ड्रन से होते हैं, 15 साल से नीचे के बच्चों से होती हैं, ठीक। संदर्भ समझ लेते हैं। देखिए मुजफ्फरपुर बिहार का एक जिला है, वहाँ पे कई सारे बच्चे जो डायग्नोस हुए एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से रिलेटेड, ठीक। और जो है द ईयर फर्स्ट एट ए हॉस्पिटल इन बिहार। अच्छा, आप लोग से एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि मुजफ्फरपुर से में ही जो है लीची से संबंधित एक डिजीज़ पीछे जो है काफ़ी न्यूज़ में थी, वो कौन सी डिजीज़ है, क्या नाम है, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग चमकी बुखार भी बोलते हैं, एईएस को, ठीक। एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम को चमकी बुखार भी बोलते हैं। ज़्यादातर ये गर्मियों में और जब फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया ये नॉर्थ बिहार के फ्लड प्रोन जहाँ पे बाढ़ बाढ़ आ जाती है वहाँ पे देखा जाता है। जो आपका एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम है, और इसमें अगर आप लोग जोड़ लीजिए जैपनीज इंसेफेलाइटिस को भी, जो गोरखपुर एरिया और इन सब में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक नैदानिक संक्रामक कारक यानी कि सिमिलर न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशन हो जाता है कई सारे, और ये बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैक्टीरिया से, देखो वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, फंगस से भी हो सकता है, पैरासाइट से भी, परजीवी से भी हो सकता है, स्पिरोसाइट से, स्पिरोकेट से भी हो सकता है, केमिकल टॉक्सिन से भी हो सकता है, मतलब हर चीज़ से हो सकता है। तो अगर वहाँ पे कहते हैं कि सिर्फ वायरस से हो सकता है तो गलत हो जाएगा। 15 साल के नीचे बच्चों ज़्यादातर होता है। इसका जो है सीजनल है, मतलब बरसात के टाइम पे या गर्मी के टाइम पे होगा, और जोग्राफिकल वेरिएशन भी है इस ऑर्गेनिज्म का, मतलब कि किसी जगह पे कुछ इसका ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, कहीं पे कम है, ये सारी चीज़ें हैं। ये जैपनीज इंसेफेलाइटिस वायरस जो है ये स्थानिक है, मतलब कई जगह पे एंडेमिक है। जो गैंजेटिक प्लेन्स हैं ज़्यादातर उसके उस पर देखा गया है, गंगा के जो मैदानी क्षेत्र हैं, जैसे कि यूपी का ईस्टर्न पार्ट, वहीं गोरखपुर और ये सब के एरिया जो है इधर का, आपका बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम और तमिलनाडु में भी पाया जाता है, ये ध्यान रखना। इसका जो रीज़न वही है, कई सारों की वजह से हो सकता है, ये सिर्फ बैक्टीरिया वायरस नहीं, सब बहुत सारे इसमें। और इसमें जो है ये भी देखा गया है कि जैपनीज इंसेफेलाइटिस जो है वो मेजर कॉज है किसका, एईएस का, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का, ठीक। अच्छा, आप लोग क्या कोई ये बता सकता है कि सिंड्रोम, ठीक, और डिजीज़ में क्या अंतर होता है, कोई बता सकता है इस चीज़ को। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन आप लोग कर लोगे, मुझे मालूम है। सिंड्रोम जैसे कि एड्स है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ठीक। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बोला जाता है, मतलब कि हृदय के रोग बोला जाता है, और ये सिंड्रोम बोला जाता है। क्या अंतर होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो है एईएस जो है ये एक्यूट फीवर वीवर आ जाता है, क्लिनिकल न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है,
ठीक, नैदानिक परीक्षण के लिए दौरान। और ये मेंटल कंफ्यूजन, डिसोरिएंटेशन, डिलीरियम और ये कोमा वोमा ये सब हो जाता है। ठीक, भटकाव, प्रलाप, कोमा ये सब शामिल हैं इसमें। इसका अगर रोकथाम करनी है तो वैक्सीनेशन मौजूद है। ठीक, अगर वहाँ कहते हैं कि वैक्सीनेशन नहीं है तो ये वाला आपने पढ़ रखा तो आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। ठीक, और स्वच्छ पानी पीना चाहिए और जो है प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए। ठीक, जो बच्चे जिनको रिस्क है जापानीज इंसेफ्लाइटिस या फिर एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का, उनके पोषण वोषण का ध्यान रखना चाहिए। वेक्टर कंट्रोल रखना चाहिए। वेक्टर क्या होता है कि जो भी संक्रमक कर रहे हैं, फैला रहे हैं, जो है जैसे मान लीजिए मलेरिया होता है आपका जो है एडिस एगिप्ती जो मच्छर होता है उसके थ्रू जो पहुंचता है इधर से उधर। तो ये एडिस एगिप्ती जो मॉस्किटो है वो क्या है, वेक्टर है मलेरियल डिजीज का। ठीक, वैसे तो करता कौन है, पैरासाइट होता है ना, वो करता है, लेकिन उसको इधर से उधर लेके कौन जाता है, मच्छरवा ले जाता है, ये बात है। ठीक, इसका इसमें बेटर अवेयरनेस जनरेशन होना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, इससे रोकथाम हो सकता है। अब देखो यहाँ पे एक जो है स्कीम का प्रोग्राम की बात लिखी हुई है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसके बारे में आप लोग को नोट्स लिखना है छोटा सा। ठीक, और ये ज़्यादातर बच्चों में होता है। यहाँ पे जो एंसेफेलिटीज़ है, एंसेफेलाइटिस जो है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, कॉमन वायरस इसके अगर पूछ लिया है तो कौन कौन से होते हैं, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस और EBV यानी कि एप्स्टीन बार वायरस। ठीक, कई सारे कारक हैं, उसमें वायरस भी था ना, तो वायरस से संबंधित ये हैं। और अरबो वायरस जो है इसमें लाइक जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस, टिक बॉर्न, वही सारी चीज़ें हैं, प्रिवेंशन वही सारी जो पहले चीज़ बता दी। ठीक, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आपका अमेंड कर संशोधन हुआ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अच्छा, ये 2019 में हो गया था। आपके कांग्रेस के एक नेता हैं क्या नाम है इनका, जयराम रमेश। ठीक, इन्होंने याचिका दायर की थी कि भैया ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन में आप लोग ने संशोधन किया है, ये काफ़ी इसने इसको डाइल्यूट कर दिया है। जो पर्पज़ है किसी तरीके से, मतलब ये सब कुछ जो भी संशोधन किए गए वो यह कार्य कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हो गए हैं, जो है आपके सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर दोनों ही। तो इस पे थोड़ा देखने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसी पे सेंटर को, केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई कि भैया हमने तुमको 2 हफ्ते का टाइम दिया था और तुमने कोई मतलब उस पर ज़रूरत ही नहीं समझी कि कुछ रिप्लाई किया जाए। तो ये क्यों किया है, इसके लिए जो है जनवरी में उन्होंने कहा था, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया गया है, तो इसलिए जो उन्होंने फटकार लगाई। अच्छा, इशू वही है कि जयराम रमेश जी ने ये कंटेंट किया था कि जो भी रूल्स आप लेके आए, जो भी संशोधन आपने किए आर्टिकल राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, उससे क्या हुआ है कि निष्पक्षता और स्वतंत्रता जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की, ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस। ऑब्जेक्टिविटी एथिक्स वाले पेपर में आता है, इसको देख लेना कि ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस सब्जेक्टिविटी। अगर मोटी मोटी बात अगर इसका मीनिंग समझें तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है रूल बेस्ड, रूल्स लॉज इनके थ्रू ही काम करना। सब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना और सारी चीज़ें मतलब इमोशनल कंपैशन मतलब हो ना, ये सब चीज़ें भी आनी चाहिए, सिर्फ रूल से नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि कोविड, अब कोई वैक्सीन देना है तो अगर हम सबको एक साथ दें, जरूरी नहीं, ये तो हो सकता है ऑब्जेक्टिविटी दिखा सकता है, लेकिन हम अगर ये देखें कि पहले जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको दें, तो वो आएगा आपका सब्जेक्टिविटी के अंतर्गत। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल था। अच्छा, यहाँ पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, जो कि जो है टॉप की आपकी जो है एजुडिकेटरी बॉडी होती है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कर दिया गया है, ये बात है पूरी। ठीक, उनकी सैलरी सर्विस ऑफ कंडीशन सेंट्रल डिसाइड करेगा। सेक्शन 13 और सेक्शन 16 जो है वो इन्होंने संशोधन किया था। सेक्शन 13 क्या कहता है कि सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो या फिर इनके जो टर्म होगा, कितने साल काम करते हैं, वो 5 साल का था, अब इसमें संशोधन कर दिया गया है। और देखो जो लॉ लाया गया है संशोधन में, उसमें ही कहा गया है कि वो टर्म होगा अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इसको रूल्स में अगर देखा जाए तो 3 रूल निकाले सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसको क्या बोलते हैं, डेलीगेटेड लॉ, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, या फिर जो है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन।
ये बोला था, मतलब कि पार्लियामेंट ने लॉ बना दी, पार्लियामेंट विधायिका है, ठीक, लेजिस्लेचर है, उसने लॉ बना दिया, फिर उसके बाद रूल्स कौन बनाता है, कार्यकारिणी या फिर एग्जीक्यूटिव, ठीक। तो उन्होंने रूल्स बनाया तो उसमें कहा कि 3 साल का इनका टर्म होगा। ये तरीके सेक्शन 16 में भी जो है इनका ये टर्म जो है स्टेट वाले जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनको बोला गया है कि उनका भी हम जो है डिसाइड करेंगे। पहले 5 साल था, अब उसको आगे बढ़ा दिया गया है। अच्छा, इस इन दोनों ही सेंटर और स्टेट दोनों ही के केस में 65 साल का जो है एज की बात है, ठीक। यही सब चीज़ें दी गई हैं। टर्म को इन्होंने संशोधित किया, सैलरी को और डिडक्शन सैलरी, इन 3 चीज़ों पे किया है। तो इससे काफ़ी जो है प्रभाव तो पड़ता ही है भाई, किसी की सैलरी अगर किसी पे के कंट्रोल में है तो, ठीक। अच्छा, यहाँ पे सिंपल सा एक ये हुआ है कि जो केरला की सरकार है उसने एक समझौता अपना यूएस की फर्म है, इसका नाम है ईएमसीसी इंटरनेशनल, उसके साथ समझौता अपना रद्द कर दिया है, ठीक। और ये जो केरला गवर्नमेंट की तरफ से जो है कौन था, केरला शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन था, ठीक। मेन चीज़ है फिशिंग से रिलेटेड, यहाँ पर समझना मेरी बात, फिशिंग से रिलेटेड है। और केरला गवर्नमेंट ने ये कहा कि भैया ये जो ईएमसीसी इंटरनेशनल जो एक समझौता किया गया था, किससे रिलेटेड, डीप सी ट्रॉलिंग। डीप सी ट्रॉलिंग क्या होता है कि समुद्र, जैसे कि ये आपका ओशियन है, ओशियन का जो बेस होता है, अब ये पानी चल रहा है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, डीप सी जाके मशीन लेके आप जो है पूरा जो यहाँ पे फिशरीज, यहाँ पे मछलियाँ पकड़ते हो। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम, उनका हैबिटेट, ये सब तो नुकसान होता ही होता है। साथ ही साथ जो है ये भेदभाव नहीं करता है कोई, आप पकड़ने गए XYZ मछली और नुकसान, जैसे मान लिए पकड़ भी जाती है ABC मछली, तो आप क्या है कि वो मर जाती हैं, उनको ऐसे ही फेंक वेक दिया था, काफ़ी नुकसान होता है। पहली बात तो ये खराब है चीज़, ठीक। और मरीन वेल्थ और इन सब का जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। तो केरला गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम भैया पहली बात तो तुमसे ये समझौता तोड़ रहे हैं, डीप सी ट्रॉलिंग वॉलिंग नहीं होगी। हम क्या करेंगे, हम ट्रेडिशनल जो वो हैं जो मछुआरे हैं पारंपरिक टाइप से, उसी उसी जो है ये फिशिंग वाली पद्धति से ही काम करेंगे, ठीक। और सेंटर ने ये कहा, सेंटर ने भी 2017 में ये कहा था कि डीप सी ट्रॉलिंग ये सब नहीं होना चाहिए। और अब जो है केरला गवर्नमेंट ने भी इस पे एक्शन ले लिया है। और इसमें अपोजिशन कॉल्ड दिस डील एज ए बिड टू सेल ऑफ द स्टेट मेरीन वेल्थ और एंडेंजरिंग द लाइवलीहुड ऑफ लैक्स ऑफ फिशरमैन इन द। अब ये देखो केरला गवर्नमेंट ने किया है, इससे पहले जो वहाँ की अपोजिशन थी उन्होंने वो ये कह रहे थे कि जो है कई सारे जो फिशरमैन हैं उनकी उनकी आजीविका को जो है खतरा है, ये ईएमसीसी इंटरनेशनल जो यूएस की फर्म है। अच्छा, ये क्या कर रही थी, ये आपको ये मशीन भी देती डीप सी ट्रॉलिंग के लिए, ये जो है ट्रेनिंग भी कराती फिशरमैन की, मछुआरों की, और काफ़ी चीज़ें, मतलब इन्वायरमेंट था। तो अपोजिशन ने कहा कि भैया ये सब तुम बेच दे रहे हो और ये कर रहे हो वो कर रहे हो, जो राज्य की मरीन वेल्थ है उसको जो है आप खतरे में डाल रहे हो, उनकी कई सारे जो फिशरमैन हैं उनकी आजीविका को जो है आप खतरे में डाल रहे हो, ये चीज़ है, ठीक। अब इसका उद्देश्य तो यही था कि डीप सी फिशिंग करेंगे स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का, मतलब अच्छी खासी जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए 400 डीप सी ये देने वाला था, जिसको जो है अब तो कुछ नहीं होगा, ये डिप्लॉय ट्रेनिंग प्रशिक्षण ये सब भी देने वाला था, स्किल भी बनाता बढ़ाता जो है लोकल फिशिंग मछुआरों की कम्युनिटी का, समुदायों का, और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। यूनियन गवर्नमेंट ने देखो यहाँ पे ये 2017 में क्या किया था कि विड्रॉ कर दी थी परमिशन किसी भी फॉरेन ट्रॉलर को जो है डीप सी फिशिंग करने के लिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। एक्सक्लूसिव जो मतलब जैसे देश की ये आपकी बेस लाइन है, यहाँ से अगर आप देखोगे जोड़ोगे पानी में, ओशियन में, महासागर में 200 नॉटिकल माइल्स अगर देखोगे तो वो क्या होता है, EEZ होता है। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक। पहले क्या होता है, टेरिटोरियल वाटर होता है 12 तक, फिर कंटिगुअस जोन होता है, हर जगह नहीं होता है, 24 तक, ठीक। 12 और 12 24 तक। उसके बाद जो है ये टोटल यहाँ से यहाँ तक जो है EEZ होता है आपका 200 नॉटिकल माइल्स में, ठीक। देखिए, अब इलीगल फिशिंग जो है फॉरेन ट्रैवलर हो रही थी और इन सबको इन्होंने पनिशेबल भी बना दिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से एक्ट के अंतर्गत, मैरीटाइम जोन ऑफ इंडिया रेगुलेशन ऑफ फिशिंग बाय फॉरेन वेसल एक्ट, ये वो लॉ है जिसके अंतर्गत फॉरेन वेसल अगर जो है इलीगल फिशिंग करता तो जो है इसको पनिश किया जा सकता था। केरला की भी फिर देखिए नीति आ गई 2018 में, और उसने खुद भी कहा कि हम नहीं चाहते हैं फॉरेन
और नेटिव कॉर्पोरेट जो वेसल हैं वो स्टेट कोस्ट के अराउंड जो है आपका फिशिंग करें। और इसमें कुल मिला के ये है कि प्राइवेटाइजेशन इनको मना किया गया था। यहाँ पे कॉर्पोरेट वेसल चाहे देश का हो चाहे फॉरेन का हो, कॉर्पोरेट वेसल नहीं काम करेगा, ठीक। और वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी उन्होंने लगाए थे कि कितने वेसल काम कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पारंपरिक जो मछुआरे हैं उन्हीं को परमिशन थी, और वो अपने जो बस ओल्ड बोट्स को चेंज कर सकते थे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एजुकेशन से संबंधित कुछ चीज़ें अब आना चालू हो गई हैं। जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, इस पर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। आप जाकर यूट्यूब चैनल पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करिएगा, पूरी एनालिसिस मैंने इसको कर रखी है, आप इसको देख लीजिएगा, फिर सारे क्वेश्चन आपके इस पर सही हो जाएंगे। आईआईटी काउंसिल जो है, आईआईटी की परिषद जो है, उन्होंने कुछ सिफारिशें करी हैं और इस पर 4 वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं, ठीक, जो कि ये बताएंगे कि किस तरीके से हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है 2020 वाली, उसको कार्यान्वित करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ये ग्रुप जो हैं वो ग्रेडेड ऑटोनॉमी, एम्पावर्ड एंड अकाउंटेबल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एंड डायरेक्टर्स और 2 और हैं, इनसे संबंधित है ये 4 ग्रुप, ठीक। अब यहाँ पे इस आईआईटी काउंसिल को हेड कौन कर रहा है, आपके एजुकेशन मिनिस्टर निशंक जी जो हैं। और जो भी डायरेक्टर हैं सारे आईआईटीज़ के, वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। और जितने भी चेयरमैन चेयर्स हैं ईच आईआईटी बोर्ड ऑफ गवर्नर के, ये सब लोग हैं इस आईआईटी परिषद में। इसका जो है ये क्या क्या बताएगा, वहीं सारी चीज़ें, एडमिशन के मानक क्या होने चाहिए, ड्यूरेशन कितना का कोर्सेज क्या होना चाहिए, कैसी डिग्री, क्या डिस्टिंक्शन, पॉलिसी रिगार्डिंग कैडर, रिक्रूटमेंट कैसे करना है, कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होगी एम्प्लॉयज़ की, ये सारी बात है, ठीक। उनका यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है कि आईआईटी का स्टाफ का स्ट्रेंथ जो है, जो लोअर लेवल पे है, उसको कट करना है, ठीक। जो लोग पढ़ाई संबंधित नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कराते, नॉन टीचिंग मैन पावर, उनको कम करना है, सिंपल ये बात है। वर्किंग ग्रुप ने डिस्कस ये भी किया कि हमें भैया किस तरीके से फंड्स को जो है रेज करना है, फंड्स जो है जुटाने हैं, धन जुटाना है आईआईटी का जो गवर्नमेंट दे रही है उसके अलावा, ठीक। और इसमें जो है द नीड टू ग्रूम डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिक टू टेक ओवर द डायरेक्टरशिप, ये भी चाहते हैं कि जो लोग आईआईटी से पढ़ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड हैं, वो बाद में जाकर डायरेक्टरशिप भी ले सकें आईआईटी की फैकल्टी डेवलपमेंट में, ये सारी चीज़ें हैं। जो और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट प्लान बनाने, इस चीज़ पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। इन सब वर्किंग ग्रुप में यही सब बातें होती हैं, ये सब मीटिंग होती है कि किस तरीके से विकास किया जाए, आपका जो इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट प्लान बनाओ, कैसे मोबिलिटी और ये सारी चीज़ें, ठीक। 4 जो कमेटी बनाई गई हैं आईआईटी काउंसिल की, 4 कमिटीज़, ये किससे किससे संबंधित है यहाँ पे बताऊंगा अभी। अच्छा, आप लोग से आज क्वेश्चन ये है कि पॉलिटी से संबंधित रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, ठीक। और करंट अफेयर से हम लोग रिवीजन रोज करते हैं, जो भी करंट अफेयर चल रहा है उसको बैकग्राउंड जोड़ के चलते हैं, क्योंकि इसी तरीके से अब आयोग भी यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ रहा है। स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, एडहॉक कमेटी क्या होती है, आप लोग को ये सिंपल सा दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। पार्लियामेंट्री कमिटीज के अंतर्गत ये आएगा, ठीक, समझ में आ गया। अच्छा, 4 ग्रुप जो क्या है आपका, ग्रेडेड ऑटोनॉमी, एम्पावर्ड एंड अकाउंटेबल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एंड डायरेक्टर्स। दूसरा ग्रुप है ग्रूमिंग डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिक फॉर डायरेक्टरशिप ऑफ आईआईटी, ये भी बता दिया था अभी। तीसरा ग्रुप क्या है, रिफॉर्म, सुधार करो, रिस्ट्रक्चर करो एकेडमिक सेनेट को। चौथा ग्रुप जो है कि आपका नवीनतम वित्त पोषण संबंधी प्रक्रियाएं, मैकेनिज्म, इनोवेटिव फंडिंग से संबंधित। आपका जो एम है वो क्या है, डिस्कशन करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है आईआईटी का को, मतलब इस तरीके से ये सारे काम करो कि ग्लोबल रैंकिंग में आईआईटीज आ जाएं जब भारत के 75 साल हों आपके इंडिपेंडेंस के। अगला जो हमारा टॉपिक है वो संबंधित है नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी से रिलेटेड। अब समझना, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, सुरक्षा रणनीति है, ये आपकी रेल मंत्रालय से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। और इन्होंने सिंपल सा संदर्भ पहले समझ आता हूँ, फिर कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इन्होंने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक, इस संस्था को बनाया गया था 1980s में, कि जो सुपर कंप्यूटर है भारत दूसरों के ऊपर इसके ऊपर निर्भर ना रहे, उससे इंपोर्ट ना करें, हम खुद का बनाएं, तो उसके लिए बनाया गया था। तो अभी जो है जब ये साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इनकी मदद ली है, सीडेक की, ताकि अपने जो इनके ऑफिशियल्स हैं
उनको जो है इंटरनेट एथिक्स समझाया जा सके, यानी कि इंटरनेट नैतिकता, क्या गलत है क्या सही है ये जानना। साइबर स्वच्छता, यानी कि वायरस वायरस एंटीवायरस ये सब का यूज़ किया जाए। मोबाइल फ़ोन सहित आईटी उपकरणों के उपयोग में सर्वोत्तम सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में, ठीक, मतलब यूज़ ऑफ आईटी इक्विपमेंट इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन, अच्छी अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करना है। तो कुल मिला के ये है, जैसे आप ट्रेन का क्या करते हो, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम पे जाते हो, इंटर आईटी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू जो है रिजर्वेशन कराते हो ना टिकट विकेट की, तो वो सब वहाँ पे आप क्या देते हो, अपना डेट ऑफ बर्थ, नाम, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ देते हो। तो काफ़ी सारा डेटा देते हो जो कि आपकी प्रिवेसी से संबंधित है, और राइट टू प्रिवेसी जो है हमारा आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत आता है, जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट का केस पुट्टू स्वामी केस में हमें दिया गया है। ठीक, तो राइट टू प्रिवेसी इज अवर मूल अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे जो है रेलवे मिनिस्ट्री ये चाह रहा है कि जो उनके ऑफिशियल हैं वो ये जो रिजर्वेशन कराते समय जो भी ये डाटा मिलता है, इसको इधर उधर ना जा सके, इस पे मतलब कंप्रोमाइज़ ना हो, ये डेटा कहीं पे मतलब लीक वीक ना हो। तो जो है इनके ऑफिशियल हैं वो सीडेक की मदद से सब इनको समझाया जाए कि इंटरनेट एथिक्स क्या है, साइबर हाइजीन बेस्ट प्रैक्टिस है, ये सब करते हुए, और ये इनका पार्ट है किसका, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी से संबंधित। ठीक, पूरी चीज़ समझ में आ गई। आप खाली जो है आप देख लीजिए फैक्ट्स, जो अकॉर्डिंग सोर्सेज द आईटी विंग ऑफ कंप्यूटेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम डायरेक्टरेट है, उन्होंने ये बताया है कि काफ़ी ज़्यादा जो है थ्रेट वेट है आपका पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम से संबंधित। इसमें जो है कई सारे जो मोबाइल फ़ोन नंबर ये सब दिए जाते हैं, नेट बैंकिंग, कार्ड डिटेल तक भी तो देते हो ना यार, तभी तो कर पाते हो बुक। तो ये सब भी जो है कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आईआरसीटीसी और इन सबको जो है ऑफिशियल इनको अच्छे से अच्छा बताना है, काम करना है, ठीक, ताकि जो हैंडलिंग है इम्प्रॉपर हैंडलिंग ना कर दें यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, और डेटा वेटा लीक हो जाए, ब्रीच हो जाए, उल्लंघन हो जाए कुछ। और काफ़ी ज़्यादा देख रहा है आईआरसीटीसी का 3,962 करोड़ का इनका रिवेन्यू था, राजस्व, और ये सब सिर्फ रिजर्वेशन करा के ऑनलाइन। ऑल ऑफिशियल जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्राइवेसी को जो है भंग ना होने दें। और ये अचीव कैसे किया जा सकता है कि अगर इंटरनेट एथिक्स, साइबर हाइजीन और ये सब चीज़ें हैं, ये मतलब बड़े बड़े वर्ड बताए जा रहे हैं। मेन चीज़ है एंटीवायरस का यूज़ करो, कोई भी लिंक इधर उधर का मत दबा दो, किसी पे शेयर मत करो, ये सारी चीज़ें हैं। आपको ये पता होना चाहिए क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। सीटेक को बनाया गया था कि इंडियन ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी है ये, ठीक, भारतीय स्वायत्त वैज्ञानिक संस्थान है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। इसको नवंबर 1988 में बनाया गया था, ताकि जो है सुपर कंप्यूटर्स के जो परचेज कर रहे थे हम फॉरेन सोर्सेज से, वो ना किया जा सके। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, गैर अल्कोहलिक फैटी लीवर बीमारियों से संबंधित है। अब देखो फैटी लीवर डिजीज तो वैसे तो होती दारू वारू अगर कोई छक के पी रहा है तो, लेकिन नॉन मतलब जो नहीं पी रहे हैं उनको भी जो है ये फैटी लीवर डिजीज हो रही है, तो इससे संबंधित है। अब देखिए हर्षवर्धन जी जो बहुत ही कर्मठ आदमी हैं, इन्होंने फिर कुछ काम किया है आज, और इसमें गाइडलाइन निकाली हैं, और इन्होंने जोड़ा है आपका NAFLD को, यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ को। यकृत जो है उसमें वसा का जो है आ जाता है, ठीक, तो जो है उससे डिजीज़ बन जाती है, तो उसको जोड़ा है NAFLD को जोड़ा है किससे, NPCDS से, जो कि प्रोग्राम है कि प्रिवेंट करे, कंट्रोल करे किस चीज़ को, कैंसर को, डायबिटीज़ को, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को और स्ट्रोक को। ये कौन से ये डिजीजेस हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, मतलब छूने होने से फैलते फैलते नहीं है, ठीक, एक दूसरे से फैलते नहीं है। कैंसर, आपका डायबिटीज़, आपका कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हार्ट के, और ये सब चीज़ें। अच्छा, NAFLD क्या है कि अगर फैट वसा अगर आपके जमा हो जाए यकृत में, और जो है आपका कोई सेकेंडरी कॉज ना हो फैटी लीवर का, यानी कि जो दारू ना पीते हो तब भी, वायरल हेपेटाइटिस ना हो तब भी, मेडिकेशन ना हो, तो ये जो है सीरियस हेल्थ कंसर्न बन सकता है। और ये मतलब कई सारे स्पेक्ट्रम लीवर एबनॉर्मलिटीज़ इसमें हो सकती हैं। आपका नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर इसको बोला जाता है, ठीक, और इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है नॉन अल्कोहलिक स्टीओटो हेपेटाइटिस सिरोसिस और ये सब चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ा देख के इसमें करने वाला है। और गवर्नमेंट को ये लगता है कि जो ये नेशनल प्रोग्राम है हम इससे निपट सकते हैं NAFLD से, अगर हम इसको जोड़ दें NPC CDS से, DCS से, सॉरी,
ठीक, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर डायबिटीज़, इन सब से जोड़ दें। तो वही चीज़ मतलब कंसर्न वही है कि लाइफ स्टाइल चेंजेस करना, ये सारी चीज़ें। अच्छा, NAFLD है क्या? इंपॉर्टेंट कॉज है लीवर डिजीज़ है इंडिया में, और 9 से 32% जो जनरल पॉपुलेशन है वो क्यों होती है इसमें? क्योंकि ओवरवेट हैं, ठीक, वज़न ज़्यादा है और मोटे हैं और जो है आपका डायबिटिक हैं, और या फिर डायबिटीज़ होने वाली है। ज़्यादातर जो है डायबिटीज़ दो तरीके की होती है, एक आपका डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है। ये बताइए टाइप 2 और टाइप 1 किससे संबंधित है? ठीक, एक मतलब जन्म जन्म से ही होता है, एक जो है लाइफस्टाइल की वजह से होता है। थोड़े आप लोग को हिंट दे दे रहा हूँ, लेकिन किससे संबंधित है आप लोग खुद देखोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। ठीक, और इन सब से रिलेटेड होता है ये डायबिटीज़ वालों से भी। और NAFLD जो है ग्रेटर चांस होता है कि इनको हार्ट के डिजीज़ भी हो जाए, और हार्ट के डिजीज़ होने से कॉमन के कॉज भी है कि डेथ वेथ हो जाती है NAFLD से। और जो है गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि NPC DCS का प्रोग्राम के अंतर्गत हम NAFLD से जो है छुटकारा पा सकते हैं। इसमें वही सब चीज़ें हैं, लाइफ स्टाइल चेंजेस, खाली बैठे मत रहो, थोड़ा दौड़ो, थोड़ा चलो, थोड़ा मतलब अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी कर सकें, नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीजेज है उनका प्रबंधन अच्छे से करो, NAFLD सुधर जाएगा। जो भी डुएबल एक्शन है, फोकस यही है कि हेल्थ का प्रमोशन किया सके, प्रिवेंशन हो कॉमन NCDs का। NCDs क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, ठीक। ऑब्जेक्टिव, और देखिए इसमें और क्या क्या चीज़ें है, बिहेवियर, लाइफस्टाइल चेंजेस, और डायग्नोसिस पहले हो जाए, और ये जो है कई सारे लेवल पे हेल्थ केयर के सिस्टम को सुधारना है। आयुष्मान भारत का जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उसको क्या बोलते हैं? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ठीक। उनसे रिलेटेड जो है उनको भी अच्छा है, उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक। आयुष्मान भारत इम्पॉर्टेंट स्कीम है, इसको पूरी तरीके से पढ़ना जरूरी है, ठीक। इस अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? सफूर्ती से संबंधित है। जो यूनियन मिनिस्टर हैं आपके नितिन गडकरी जी, जो कि आपके MSME यानी कि लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी, और ये किसके मंत्री हैं? रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के। इन्होंने अभी इनॉग्रेट किया है 50 जो है आपका 50 शिल्पियों यानी कि आर्टिजन बेस्ड सफूर्ती क्लस्टर, ठीक, जो कि 18 स्टेट्स में है, उससे रिलेटेड जो है एक क्लस्टर बनाया, ठीक है। सफूर्ती का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। जो पारंपरिक उद्योग हैं उनका उन्नयन या फिर पुनर्निर्माण करने के लिए कोष की मतलब फंड्स की जो है उपलब्धता कराई जा रही है, इसी को सफूर्ती स्कीम बोला जाता है। समझ में आ गया बात? और ये MSME के अंतर्गत है, ये वाला स्कीम MSME मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ये क्लस्टर जो है, ये देखिए इतने सारे स्टेट के नाम दिए गए हैं। अब इतने सारे स्टेट के नाम अगर दिए गए हैं तो आप लोग को वो रट लेने चाहिए, 18 दिए गए हैं वो रट लेने चाहिए जहाँ पे नहीं है, ठीक, ताकि आसानी हो। 42,000 आर्टिजन को यहाँ पे किसमें काम करते हैं? देखो, मसलिन बनाना, हथकरघा, काठ शिल्प, चमड़े, मिट्टी के बर्तन, कालीन बुनाई, बांस, कृषि प्रसंस्करण, चाय आदि, ये सब जो है पारंपरिक क्षेत्र हैं, इनमें काम करता है। आपका मिनिस्ट्री ऑफ MSME है, ये 85 करोड़ रुपए इन्होंने दिए हैं 50 क्लस्टर बनाने के लिए। ये इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ MSME कर रहे हैं, सफूर्ती स्कीम। और इसमें आर्टिजन को जो है क्लस्टर में बना के उनकी इनकम बढ़ाना है, उनका कंपटीशन बढ़ाना है। इसमें दो तरीके के ये होते हैं, रेगुलर क्लस्टर होते हैं 500 आर्टिजन तक, उनको जो है 2.5 करोड़ रुपये दिया जाता है, और दूसरा मेजर क्लस्टर होता है, इसमें 500 से ज़्यादा आर्टिजन होते हैं और इसमें 5 करोड़ तक की जो है सहायता की जाती है। इनके जो विशेषताएं हैं वो वही सारी कॉमन चीज़ें हैं कि हम कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाएंगे, आपका जो है नई नई मशीनरी जो है वो प्रोक्योर करेंगे, ठीक, आपका नई मशीनरी की खरीद करेंगे, रॉ मटेरियल उनको मिलता रहे उसके लिए बैंक्स बनाएंगे, डिज़ाइन इंटरवेंशन कैसे क्या होना है, इम्प्रूव्ड कौशल को बढ़ाना है, कैपेसिटी को बढ़ाना है, दक्षता को बढ़ाना है, प्रशिक्षण देना है, ये सब जो बोल बच्चन वाली बातें हैं वो सब इसमें आप लिख सकते हो। मेंस में काफ़ी काम आएगा ये चीज़, ठीक। तो ये चाह हो गया। इसके बाद हमारा आपका जो है फेवरेट सेक्शन आ गया है, जिससे हम लोग खाली इन्फॉर्मेशन लेना ही नहीं है, हमें उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करके कैसे क्या करना चाहिए उसको यहाँ समझते हैं। देखिए, ट्रू पूछा गया है, करेक्ट इनकरेक्ट देख लीजिए किससे संबंधित है? नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 से संबंधित है। यहाँ पे 22 कंपनियों को सेलेक्ट किया गया है 2020 के अवार्ड के लिए, जहाँ पे ताकि जो है सक्सेसफुल
कमर्शलाइजेशन हो सके, व्यवसायीकरण हो सके आपका इनोवेटिव इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़ का, यानी कि नवीन जो आपका नवीन स्वदेशी प्रौद्योगिकी हैं उनको जो है कमर्शलाइजेशन होना चाहिए, हो सके। मतलब कोई आपने टेक्नोलॉजी बनाई जो कि आपने खुद नवाचार के जरिए और स्वदेशी तरीके से बनाई है, तो उसका जो है कम से कम व्यवसायीकरण होना चाहिए। ठीक, अच्छा आपने मतलब कोई टेक्नोलॉजी बनाई जैसे स्वच्छ पानी की बनाई, ठीक, तो उसका जो है अगर आपने बना लिया वो अगर बिक ही नहीं रही है तो वो टेक्नोलॉजी जो है कितना सर्वाइव कर पाएगी, ये वाली चीज़ है। तो उसका कमर्शलाइजेशन भी हो सके, और इसके लिए ही प्रोत्साहन करने के लिए नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड जो है दिए जाते हैं। 2020 में दिए गए 22 कंपनियों को। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो देखिए ये गलत है स्टेटमेंट, 22 नहीं 12 कंपनियों को दिया गया है। और कौन देता है? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड देता है। सही है स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि हर साल टीडीबी एप्लीकेशन उठाता है नेशनल अवार्ड के लिए। और वहीं किस कौन कैटेगरी में ये काम करता है टेक्नोलॉजीज़ के? इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, ठीक, स्वदेशी जो है, एमएसएमई आपका लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग वालों से संबंधित, और स्टार्टअप, ये 3 कैटेगरी हैं इस अवार्ड के अंतर्गत। ध्यान रखना 12 कंपनी, बाकी दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही था, सी ऑप्शन सही होगा इसमें। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका डिफेंस से संबंधित। यहाँ पे है VLSRSAM, ठीक, VLSRSAM जो है इससे संबंधित फॉल्स स्टेटमेंट आपको निकालना है। ये क्या करता है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि न्यूट्रलाइज कर देता है एरियल थ्रेट, जो हवा से कोई भी थ्रेट वेट आ रहा है और जो है एट क्लोज रेंज, ठीक, रेंज कम में लेकिन हवा से आ रहा, उसको जो है ये ख़त्म कर देता है। ठीक, इसमें जो है सी स्किमिंग टारगेट्स भी जो हैं वो भी ख़त्म किए जाते हैं, यानी कि समुद्र में तैरते हुए लक्ष्यों सहित नज़दीकी सीमाओं पर विभिन्न हवाई खतरों का प्रभावहीन करने के लिए निर्मित किया गया है VLSRSAM को। ठीक, अगला, अच्छा फॉल्स पूछा गया, ध्यान रखना। अगला स्टेटमेंट जो है वो ये है कि इसको हमारा इंडिजिनसली डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है, यानी कि आपका जो है स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया गया है। किसने किसने विकसित किया? HAL ने और इंडियन नेवी के लिए। ठीक, तो ये गलत है, DRDO ने किया है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है और गलत ही पूछा गया है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक, तो पहला लेकिन जो है वो सही था, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट समझ लेते हैं। कनिस्तर बेस्ड है, 40 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और काफ़ी अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, DRDO ने किया है। वेरी लॉ, ये है आपका वर्टिकल लॉन्च, ठीक, मतलब ऐसे लॉन्च होगा। शॉर्ट रेंज है, ठीक, शॉर्ट रेंज है, वर्टिकल लॉन्च है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, हवा में जो कोई आ रहा है मान लीजिए उसको तोड़ दिया इन्होंने यहाँ पे। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। और यहीं पे इसी इसके साथ हमारा जो है सेशन खत्म होता है। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है और फ़ायदा होता है तो जो है उसको आप लोग लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ा सकते हो। कमेंट जरूर करिएगा ताकि जो है आप लोग का सिलेक्शन जरूर हो, आपकी दिमाग की एक्सरसाइज जरूर हो। अच्छा, कहीं पे भी अगर आप लोग को ये लगता है कि जो है कुछ जो है किसी पार्टी का नाम लिया जा रहा है, किसी कुछ लिया जा रहा है, तो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। तुरंत उस पे जाके जो है पूरे भक्तों की तरीके से जो है कार्यवाही ना बोलने लगे, अरे तुमने ये क्यों कह दिया, वो क्यों कर दिया। तो देखिए वो चीज़ें सब एक तरफ हैं। कभी कभी पार्टी का नाम या कुछ ऐसा आ भी जाता है तो ज़्यादा उसको सीरियसली मत लीजिए। मुझे मालूम है वो कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, खाली आप यहाँ पे आके फालतू की बकवास करनी, फालतू चीज़ें उठानी, बस वही लोग होते हैं। बाकी जो है लोग जो पढ़ना चाहते हैं वो चीज़ें खाली उन्हीं पे ध्यान देते हैं, जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, जो मेरा मकसद है एक आप लोगों का सिलेक्शन से सुनिश्चित करना, बस। ठीक, बाकी कभी किसी का नाम आ जाए तो उसको ज़्यादा वो लेते सीरियस ना लेते हुए, जैसे न्यूज़पेपर भी आप लोग पढ़ते हो तो उसमें भी तो कई सारे पॉलिटिकल वाले आते हैं ना, तो उसको आप नहीं देखते हो। ठीक, आप खाली उसमें देख लो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, हमारे सिलेबस क्या है, इन सब चीज़ों पे ध्यान दो बस। बाकी जिसको जो है बोलना है वो तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही, उस पर हम ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे। अगला ये है कि अगर आप लोग को पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप लोग हमारे लिए हमारे इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। यूपीएससी और ईपीएफओ में एडमिशन लेने के लिए 8564880530, 9696066089 पे कॉल करके। काफ़ी कम टाइम बचा है, 9 मई को पेपर है ईपीएफओ का और यूपीएससी का जो है 27 जून को पेपर है, तो आप लोग एडमिशन लीजिए। चलिए कल तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। कल सुबह 6 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।